इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हलचल, जैसा कि मृत्युंजय भी कह रहे हैं, हलचल तेज हो चुकी है और हलचल जो है वो दरअसल धरती पर भूगोल और नक्शा वो बदलने जा रहा है। जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, तो क्या बदलने जा रहा है मृत्युंजय? जो चर्चाएं जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि अमेरिका, ग्रीनलैंड और कनाडा, यदि फर्ज करिए कागज पर भी जोड़ दिया जाए तो कितना कैलकुलेट किया था आपने? 21 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है। 21 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है वो आकार हो जाएगा। जरा नक्शे पे दिखाते हैं, क्योंकि देखिए ये नया नक्शा जो है वो ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्वीट नहीं, सॉरी, उन्होंने अपना जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उन्होंने जो है ट्रूथ सोशल के ऊपर किया है। इस आकार को यदि आप देखिए तो ये देखिए, ये एक बड़ा रोचक सा समीकरण नजर आता है। यानी कितना बड़ा एरिया जो है ये एरिया, ठीक है, इसके साथ साथ आप इसके अंदर जो है ये एरिया जोड़ दीजिए और प्लस ये एरिया जोड़ दीजिए, यानी ये तीनों जोड़ने के बाद में ये एरिया बनता है। ऐसा दिखेगा अमेरिका, और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो ऐसे ही कह देते हैं। मतलब अगर ये कहा जाए जिस तरह से भारत में अखंड भारत की बात चल रही है, वैसे यहाँ अखंड अमेरिका की बात जो चल रही है, देखिए उसके अंदर एक अंतर है। भारत में अगर अखंड भारत की बात चलती है तो यह हिस्सा भारत का हिस्सा था, जिसके अंदर एक कॉलोनियल पावर ने, एक साम्राज्यवादी शासन ने भारत का बंटवारा किया, जिसमें भारत के लोगों का उस तरीके से नहीं था। भारत में कोई खुला रेफरेंडम नहीं कराया गया था। मनमाने तरीके से एक लाइन खींच दी गई थी, जिससे तय कर दिया गया था कि ये भारत होगा, ये पाकिस्तान होगा। कई इलाके अपने हिसाब से बांट दिए गए थे, जिसके नासूर हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन यहां पर चीज अलग है। कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं था, ये न्योता दिया जा रहा है। ग्रीनलैंड कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं था। अमेरिका को तो अमेरिका तो न्योता दे रहा है। अमेरिका तो एक तरीके से ऑफर दे रहा है कि यदि आप आना चाहते हैं तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हम मुल्क खरीदेंगे। आप इसे अमेरिकन एटीट्यूड या डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड भी समझिए कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम देश खरीद सकते हैं। तो वो सीधे सीधे इस तरीके का ऑफर दे रहे हैं। यानी धरती पर एकमात्र सबसे बड़ा देश अगर कोई बन जाएगा तो वो अमेरिका बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है, हालांकि ये बहुत ही हाइपोथेटिकल इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका कह रहा है, लेकिन क्या वाकई में डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को बेच देगा या कनाडा अमेरिका के अंदर विलय कर देगा? ये सब कयासबाजी है। लेकिन ये कयासबाजी ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ये बोल कौन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मृत्युंजय। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। साथ ही कनाडा और अमेरिका का एक इतिहास है, जो ब्रिटिश कॉलोनी जब दोनों थे उस समय का एक पुराना इतिहास है। अभी भी ओपन बॉर्डर है उनके बीच में, और दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, लैंड बॉर्डर, यानी 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अगर बॉर्डर किसी दो मुल्कों के बीच में है तो वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और अब डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे तो लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे। लोग समझ रहे थे कि ट्रंप जिस तरीके से बोलते हैं, ट्वीट कर देते हैं, अब तो उन्होंने अपना एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना ही लिया है काफी दिनों से, ट्रूथ सोशल। तो सबसे पहले आजकल वो ट्रूथ सोशल पे करते हैं। ट्विटर पे उनकी वापसी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी अब वो पहला जो संदेश है वो ट्रूथ सोशल पे डालते हैं, फिर बाद में ट्विटर पे डालते हैं, तो जो अब एक्स हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात कर रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। ग्रीनलैंड को इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं है। ग्रीनलैंड के लोग यदि शामिल होना चाहते हैं तो वो अमेरिका में आ जाएं, अमेरिका के नागरिक बन जाएं। अमेरिका उसको खरीदने के लिए तैयार है। तो खरीदने के लिए जो तैयार है वो इलाका क्या है? मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बताना चाहिए हमें मृत्युंजय, कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका कौन सा है, कैसा दिखता है, और साथ ही उसके मायने क्या है। यानी देखिए आप, ये नक्शा है, इस नक्शे के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये है अमेरिका, ये है अमेरिका, ठीक है, यहां तक। तो देखिए ये है अमेरिका यहां तक, ठीक है, ये पूरा अमेरिका। This AI trade finder will अब इसके साथ साथ ये भी अमेरिका, तो यहां ये अमेरिका जोड़ लीजिए, और ये है पूरा कनाडा। तो ये जो कनाडा है यहां तक, ये पूरा इलाका जो है ये पूरा कनाडा है। और कनाडा के साथ अमेरिका से करीब करीब बड़ा, अमेरिका से बहुत बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक आकार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है। और कनाडा के पास में आबादी कम है, जैसा हम कल भी बात कर रहे थे, करीब 4 करोड़ के आसपास की आबादी है। हालांकि अगर कनाडा का बहुत सारा इलाका ऐसा है जो बहुत सर्द इलाका है। और कनाडा के साथ साथ ये है आपका ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आप नक्शे पर देखें इसे
तो ग्रीनलैंड कुछ इस तरीके का नजर आता है। और यहाँ से ऊपर जो है ये पूरा आर्कटिक का इलाका है, इसे आप आर्कटिक सी के तौर पर, ये आर्कटिक सी का इलाका है, ये आर्कटिक ओशन है ये, और इस आर्कटिक ओशन के साथ ही ये जो पूरा रास्ता है, ठीक है, ये बेरेंट सी में चला जाता है यहाँ से, और फिर आगे जो है ये रूस है। तो अब आप ये समझिए कि अगर अमेरिका के पास में ये इलाका आ जाता है, और क्यों लेना चाहते हैं उस पर भी बात करेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है दिलचस्पी जागी है ग्रीनलैंड के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको मृत्युंजय बताऊं कि ये आइडिया नया नहीं है, आइडिया बहुत पुराना है। और आइडिया कनाडा के साथ तो अमेरिका का आइडिया इतना पुराना है जितना खुद अमेरिका है। यानी जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, उस अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान भी ये आइडिया आया था कि चूंकि ये दोनों ही इलाके थे तो अंग्रेज कॉलोनी ही, बॉस्टन की टी पार्टी और वो इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुई और उसके साथ साथ आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल की गई, उस दौरान भी ये आइडिया था कि चूंकि ये है तो ब्रिटिश कॉलोनी दोनों ही, और अभी भी अगर आप देखें कनाडा जो है उसके अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किंग है, यानी ब्रिटिश क्राउन जो है वहां पर अगर क्वीन हो तो वो क्वीन की सरकार होगी, अगर किंग है तो किंग की सरकार होगी। और वहां पर अगर आप कनाडा की सरकार का ऑफिशियल एम्बलम भी देखें तो उसके अंदर क्राउन बना हुआ है। तो इसीलिए ये अभी भी, यानी अमेरिका की आजादी के पहले तो यहाँ इन दोनों ही जगहों के ऊपर जो है ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उस दौरान भी ये था कि अगर आगे बढ़ते बढ़ते इस इलाके को भी कर लिया जाए तो अमेरिका बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में जो अमेरिकन सिविल वॉर के जो लीडर्स थे, उस दौरान के जो नेता थे, उन लोगों ने ये सोचा कि इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है वो शायद संभालने में ठीक ना हो, या बहुत सारे कंसिडरेशंस थे उस समय के, हम इतिहास की गहराई में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन उस दौरान ये तय किया गया कि ये तो अलग अलग ही रखते हैं, चूंकि ऐसा कोई फ्रेंडली स्टेट है इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जहां पर आपको सीमाएं तय करने की जरूरत हो, और यहां पर ओपन बॉर्डर रखा गया। तो इसीलिए ये जो 8000 किलोमीटर का बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा के बीच में, इस बॉर्डर के अंदर, और आप देखिए यहां भी कनाडा से ही अमेरिका का बॉर्डर लगता है, तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को, ये करीब 8000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा के बीच का, इसको खुला रखा गया। इसलिए खुला रखा गया कि यहाँ लोग आसानी से आ जा सकें, और आज तक आते जाते हैं। कई बार लोग डंकी रूट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैक्सिको के साथ में अमेरिका की जो बॉर्डर है वो कई बार चर्चा में आती रही, विवादों में आती रही, डोनाल्ड ट्रंप के आइडिया में भी आती रही। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप देखिए 3 जगह बदलने की बात कर रहे हैं। कनाडा को कह रहे हैं कि वो अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए, ये 50 राज्य तो हैं ही अमेरिका के, 51वां राज्य बनने का इसको कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि वो यहाँ पर जो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका बड़ा है इसलिए अमेरिका के नाम पे होना चाहिए। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खास तौर पर ये जो पनामा है, यहाँ पनामा पे जो नहर है जिस पर हमने उस दिन वीडियो बनाया था, ये जो पनामा नहर है इसको भी वो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पनामा नहर है, ये पनामा नहर अमेरिका के पास होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ही ये बनाई है और अमेरिका का ही सबसे ज्यादा ट्रेड आता जाता है। अमेरिका ने क्यों बनाई मृत्युंजय? अमेरिका ने इसलिए बनाई थी क्योंकि जिस समय में हम बात कर रहे हैं पिछली सदी की, 20वीं सदी की शुरुआत में, अमेरिका के इस ईस्ट कोस्ट से, यानी ये जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या न्यू जर्सी का इलाका है, यहां से अगर आपको वेस्ट कोस्ट पर सामान भेजना हो तो उतना यातायात, उतनी सुविधाएं डेवलप नहीं थी, और अभी भी वो बहुत महंगा पड़ता है। उसकी बजाय कहीं आसान पड़ता है कि अगर आप यहां से फ्लोरिडा से या न्यू जर्सी से, इस ईस्ट कोस्ट से अगर आप यहां से भेजें सामान को और आप वेस्ट कोस्ट की तरफ भेज दें तो आपके लिए समंदर के रास्ते ये ट्रेड जो है ज्यादा आसान पड़ता है। तो अमेरिका खुद अपने कारोबार के लिए इस पनामा नहर का इस्तेमाल करता रहा है। और ये जो पनामा बनाने का आइडिया है, ये आइडिया दरअसल नेपोलियन का आइडिया था, जो नेपोलियन के शासनकाल के दौरान इस इलाके के अंदर आया था, जब फ्रेंच कॉलोनीज जो हैं वहां पर बन रही थी, और जो फ्रेंच हैं वो अपना दबदबा बना रहे थे, सुएज कनाल, माफ कीजिएगा, और उसके साथ ही जो फ्रेंच थे, सुएज कनाल बनाने का आइडिया उस समय में नेपोलियन ने आगे बढ़ाया था। और उसके साथ साथ जो पनामा कैनाल है उसका भी आइडिया जो है ट्रेड रूट के लिए होना चाहिए इस तरीके से। तो ये जो ट्रेड रूट का आइडिया है, ये ट्रेड रूट का आइडिया भी फ्रेंच ने सबसे पहले आगे बढ़ाया था, लेकिन उस समय जो फ्रेंच थे यानी फ्रांस की सरकार थी, उसकी बजाय अमेरिका ने इसको मूर्त रूप में लाया और यहाँ पर फिर वो पनामा कैनाल बनी। तो अब कुल मिला के अगर कहा जाए तो अमेरिका एक छत्र राज चाहता है अपने आसपास सारी सीमाओं पे। न केवल एक छत्र राज चाहता है, बल्कि अमेरिका चाहता है इस इलाके के अंदर जो आपको पूरा सफेद इलाका दिख रहा है, ये सफेद इलाका दरअसल बर्फ की चादर के नीचे ढके हुए खनिजों का खजाना है, और इसलिए अमेरिका को चाहिए ग्रीनलैंड इस इलाके की चाहिए। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है जो अभी बर्फ में ढका हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, यहाँ पर उससे कम बर्फ होती है,
और इस पूरे इलाके के अंदर ऑयल, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मिले हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी गजलर है और दुनिया की एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर अमेरिका जो है वो अपना एक छत्र आधिपत्य चाहता है और इसीलिए वो कनाडा को भी कह रहा है, इसीलिए वो ग्रीनलैंड को भी कह रहा है और इसी के साथ साथ यहां पर उसकी जो एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है उसमें अमेरिका की एक वल्नरेबिलिटी है। केवल लालच या एक आकर्षण ही नहीं है बल्कि इसके अंदर अमेरिका की एक सेंसिटिविटी भी है, क्योंकि ये इलाका खासतौर पर अगर आप देखें इस इलाके के अंदर जिस तरीके से रूस की दिलचस्पी बढ़ी है, रूस की दिलचस्पी के मद्देनजर अमेरिका की चिंता बढ़ी है, क्योंकि रूस यहां से जो नया एनएसआर है यानी नया आर्कटिक सी रूट जो है वो बना रहा है और उस नए आर्कटिक सी रूट के कारण अमेरिका को चिंता है कि जो रूसी पनडुब्बियां हैं वो इस इलाके के अंदर आ सकती हैं। अमेरिका के लिए चिंता हो सकती है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि यहां पर हो उसके नेवल बेसिस, उसके मिलिट्री बेसिस और इसलिए वो ग्रीनलैंड को एक प्रस्ताव दे रहा है। मतलब भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक बिल्कुल हर एक रूप से अमेरिका यहाँ पे इस पे कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल वो इस जगह अपने आप को सेव करना चाहता है। कब्जा नहीं करना चाहता, इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए। वो ऑफर दे रहा है, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क ऑफर दे रहा है कि हम इस इलाके को खरीदने के लिए तैयार है। खरीदने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि अमेरिका पहले भी खरीद चुका है। अमेरिका ने दरअसल पैसे देके बाकायदा जमीन खरीदी है और कौन सा इलाका खरीदा है? ये इलाका खरीदा है जिसे हम अलास्का कहते हैं। ये अलास्का का इलाका रूस से अमेरिका ने खरीदा है 19वीं सदी के आखिर के अंदर, करीब करीब 1863 के आसपास का था। उस दौरान रूसी साम्राज्य से ये इलाका खरीदा गया और इस इलाके को अमेरिका का हिस्सा बनाया गया और तब से ये अमेरिका का हिस्सा है। और अगर आप भूगोल की दृष्टि से देखें तो रूस को जहां हम समझते हैं, रूस और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंस है वो महज कुछ मीटर के फासले का है। यानी अगर आप यहां पर नक्शे पर देखेंगे तो ये जो दो छोटे से डॉट आपको दिख रहे हैं ना, ये दरअसल दो आइलैंड हैं और ये इसे डायोमेड आइलैंड बोलते हैं ना, बिगर डायोमेड आइलैंड और स्मॉलर डायोमेड आइलैंड। और इन दोनों के बीच की दूरी ये है, यही दरअसल अमेरिका और रूस के बीच की दूरी है। यानी ये इतनी सी दूरी पर अमेरिका और रूस है। ये अमेरिका का द्वीप है, ये रूस का द्वीप है। और इसीलिए अमेरिका और रूस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी आपको नजर आती है, जो दो बड़े पावर्स की लड़ाई नजर आती है, उस लड़ाई के पीछे एक भूगोल भी है। और इसीलिए इस अलास्का के इलाके को अमेरिका अपने आप को सिक्योर करना चाहता था, बफर जोन बनाना चाहता था। इसलिए इस इलाके को उन्होंने जो है वो अपने पास ले लिया। लेकिन अब इस इलाके पर अमेरिका की नजर है और अमेरिका चाहता है कि कनाडा भी जो है वो उसके पास आ जाए। और साथ ही उसके पीछे ट्रेड का एक रीजन दिया जा रहा है। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में अमेरिका को नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेड और टैरिफ जो है उसके कारण अमेरिका को घाटा उठाना पड़ता है, कनाडा फायदे में रहता है। और इसलिए अगर इतना ही निर्भरता है तो क्यों नहीं अमेरिका का राज्य बन जाते। बिल्कुल। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में अभी तो बहुत उथल पुथल चल रही है, राजनीतिक उथल पुथल। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है अब ये जो प्रधानमंत्री ट्रूडो का इस्तीफा है वो ये कनाडा और ये अमेरिका के बीच में जो ये अंतर्द्वंद है, जो कनाडा को चाहता है कि वो उसमें शामिल हो जाए, ये किस हद तक जो है वो सही है और किस हद तक ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर क्या इसका हो प्रभाव पड़ सकने की सकता है? हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए। देखिए, आप हो सकने की अगर बात कर रहे हैं तो कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री, देखिए अभी इस्तीफा जरूर दिया है जस्टिन ट्रूडो ने, लेकिन अभी भी कार्यवाहक के तौर पर प्रधानमंत्री तो जस्टिन ट्रूडो ही हैं। जस्टिन ट्रूडो का ये बयान पढ़ लीजिए, ये उन्होंने साफ कर दिया है, देयर इजंट अ स्नोबॉल चांस इन हेल दैट कनाडा वुड बिकम पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने इसे कनाडा की आइडेंटिटी का इशू बना दिया है, कनाडा की। और एक तरीके से देखिए, ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मदद कर दी है क्योंकि चुनाव होने वाला है कनाडा के अंदर। जस्टिन ट्रूडो जो कि इस समय बहुत बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा, कनाडा की हालत बहुत खराब है। और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है जिसमें वो नेशनलिज्म के मुद्दे के ऊपर अब कनाडा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस मुद्दे के ऊपर कनाडा नहीं छोड़ेंगे, कि कनाडा नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत के अंदर। साथ ही जो पॉली पेलेवेरे वो हैं, जो विपक्ष के नेता हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, पोलेवेरे, वो जो हैं वो भी इस मुद्दे के ऊपर तो पूरा कनाडा जो है वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। हालांकि अमेरिका बहुत इन्फ्लुएंस रखता है कनाडा के अंदर, तो इसलिए कनाडा के अंदर एक बड़ी उथल पुथल जरूर हो सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। लेकिन जो उससे भी रोचक मुद्दा है वो मुद्दा है ये मुद्दा और ये तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं ये हैं ग्रीनलैंड की तस्वीरें और ग्रीनलैंड से आई हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की तस्वीरें। और आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो हैं वो इस समय अमेरिका के अंदर, अमेरिका से निकल के वो इस समय पहुंचे हैं ग्रीनलैंड के अंदर। और ये बाकायदा उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है और ये उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया था। और उसके साथ साथ ये तस्वीरें जो हैं वो उन्होंने साझा की हैं।
जो ग्रीनलैंड में पहुंचने के बाद वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना स्वागत उनका हो रहा है। ग्रीनलैंड के अंदर भी उथल पुथल चल रही है क्योंकि ग्रीनलैंड मूलतः डेनमार्क के पास में है, लेकिन जिसको खरीदने का ऑफर अमेरिका दे चुका है। खरीद ऑफर दे चुका है। और इसमें एक बड़ा रोचक चीज ये हो रही है कि डेनमार्क के अंदर डेनमार्क के किंग और क्वीन है, ठीक है, फ्रेडरिक हैं किंग वहां के, और उसके साथ साथ जो ग्रीनलैंड की सरकार है, यानी ग्रीनलैंड के अंदर भी एक स्वायत्त शासी इलाका है डेनमार्क का, और जो म्यूते बेगेदे ये जो उसके प्रधानमंत्री हैं ग्रीनलैंड के, ये ग्रीनलैंड का इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। और इसी इंडिपेंडेंस के बीच में अचानक से जो मेटे फ्रेडरिक्सन है, जो कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अमेरिका ने बड़ा ही रोचक दिलचस्प प्रस्ताव दिया है, अमेरिका हमारा बहुत ही करीबी सहयोगी है, अमेरिका के इस प्रस्ताव पर हम विचार जरूर करेंगे और ये देखेंगे कि अगर अमेरिका रहता है तो अमेरिका के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रीनलैंड अंतर्द्वंद बना हुआ है, एक अंतर्द्वंद बना हुआ है, और इसीलिए ये जो नेता हैं ग्रीनलैंड के, ये पहुंच गए हैं कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी में, और इनको मिलना है डेनमार्क के किंग से। तो किंग और क्वीन के सामने वो मिलकर इस बात की गुहार लगाएंगे कि भाई हमें अमेरिका के पास नहीं जाना है। वो अमेरिका में विलय का विरोध कर रहे हैं, लेकिन डेनमार्क जिसके पास में ये आइलैंड है, देखिए डेनमार्क की सरकार की ये वेबसाइट है जो कहती है कि ग्रीनलैंड इज ऑफिशियली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, नॉट अ कॉन्टिनेंट, और वहां पे करीब करीब 56,000 लोग रहते हैं। आपने आकार देखा, आकार ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा है, लेकिन उस आकार के अंदर इसमें महज 56,000 लोग रहते हैं, तो इसलिए आबादी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। और आप अंतर देखिए, डेनमार्क कहां है, डेनमार्क यहां है। ये इतना सा डेनमार्क है जिसके पास में इतनी बड़ी टेरिटरी है, यानी ये है डेनमार्क जो इतना सा है, और उसके पास में नियंत्रण है यहाँ का तकनीकी तौर पर इतने बड़े ग्रीनलैंड का। और इस ग्रीनलैंड को अब जब अमेरिका खरीदने की बात कर रहा है, सौदा कितने में होगा यही आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा ये सौदा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो ये चल रहा है, इसमें ये देखना होगा कि क्या केवल ये बात कर रहे हैं या वाकई में अमेरिका अपना आकार बढ़ा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो क्या वो ग्रेट अगेन बनाने की जो बात कर रहे हैं, क्या वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे जा रहे हैं? जब अमेरिका का आकार बढ़ाने की बात हो रही थी, जब ये सारे जो अलग अलग इलाके थे अमेरिका के, उनको सबको एकीकृत करके एक देश बनाया गया, क्योंकि ये तो आपस में लड़ते रहे बहुत दिनों तक। अमेरिका में ग्रेट सिविल वॉर हुआ था, उस सिविल वॉर के दौरान इनमें आपस में टकराव होते रहे थे। क्या ये मुमकिन है कि ये अमेरिका और कनाडा के बीच में कोई टकराव बढ़ सकता है या विलय हो सकता है? अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आते ही जैसा आपने कहा कि उन्होंने तूफान से पहले जो है वो तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं अमेरिका हलचल आ गई है कि बिल्कुल भाई ट्रंप आने वाले हैं तो कुछ होगा। रूस का क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए, रूस जो है निश्चित रूप से, ये देखिए खुल गया, ये वो चेक है जो अमेरिका ने रूस को दिया था, और ये अमेरिका से खरीदा था। जब अलास्का खरीदा था अमेरिका ने रूस से, तो ये उसका एक चेक है, जो ये उसकी प्रतिकृति है। ये ट्रेजरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इशू किया था। यहाँ पर तारीख भी लिखी होगी, 1 अगस्त 1868, सो 1 अगस्त 1868 के अंदर ये जारी किया गया था। ये पेड हुआ था अमेरिकन ट्रेजरी की तरफ से, और ये जारी किया गया था, जो रशियन साइड है, रूस से खरीदा गया था ये, तो उनके नाम ये जारी किया गया था चेक। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण के बीच में, जैसा मैंने आपसे कहा, यही मेटे फ्रेडरिक्सन है, ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने जो बयान दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद में मेटे फ्रेडरिक्सन का जो बयान आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि रूस के पास या रूस की दिलचस्पी बढ़े इस इलाके के अंदर, इससे तो बेहतर है कि अमेरिका के साथ ये चला जाए, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस इलाके के अंदर इंटरेस्ट रखता है। उसका स्वागत किया है मेटे फ्रेडरिक्सन ने। तो ये नाटो के अंदर के अपने समीकरण भी हैं। डेनमार्क भी नाटो का सदस्य है और अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या कनाडा या ग्रीनलैंड को लेने के लिए आप मिलिट्री ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे मैं अभी इनकार नहीं करूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर अमेरिका अपनी फौजें उतारने की बात कर रहा है, अगर अमेरिका ये बात कर रहा है कि वो अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए फौज उतार सकता है, युद्ध भी कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा बयान है। इसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर हलचल है, क्योंकि अमेरिका यदि फौजें उतारता है तो ये तो सीधे सीधे मैदान जंग हो गया। अगर अमेरिका लड़ाई कर रहा है, और वो भी इसलिए कि वो टेरिटरी बढ़ा रहा है अपनी, तो ये दुनिया के अंदर एक बड़ी उथल पुथल शुरू कर सकता है मृत्युंजय, क्योंकि फिर सब लोगों को इसकी एक छूट मिल जाएगी कि क्या अपना आकार बढ़ाया जाए, कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या ये जायज हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर वो युद्ध करता भी है तो कनाडा और रूस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे?
कनाडा भी इन्वॉल्व हो सकता है, रूस भी इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर। ये देखना होगा कि इसके अंदर इसके डायनामिक क्या होते हैं। हालांकि ये अभी केवल कयास माना जा रहा है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि रूस का क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर, आप नक्शे पर यह समझने की कोशिश करिए कि ये जो है ये नया आर्कटिक रूट बनाने की बात हो रही है। ये रूस है और रूस यहां से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, एनएसआर, जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट कहा जा रहा है। यानी अमेरिका के रूस जो है अगर ये रास्ता ओपन कर देता है तो चीन के लिए अपने सामान को भेजने का ये रास्ता बन जाएगा। वो सुएज कनाल और ये जो सारा रास्ता है, ये रास्ता चीन अवॉइड कर सकेगा। इसलिए इस इलाके के अंदर, इस सी रूट के अंदर अमेरिका के अलावा, अमेरिका की तो दिलचस्पी इसलिए बढ़ी ही है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो रूस और चीन दोनों की इंटरेस्ट की इसके अंदर जो है दिलचस्पी है। और ये आर्कटिक का जो इलाका है जहां पर इस समय क्लाइमेट चेंज के कारण बर्फ पिघल रही है और जमीन के नीचे से बर्फ की चादर से नीचे ढका हुआ जो खनिजों का खजाना है वो सामने आ रहा है। अब यहां से सी रूट बन सकेगा। यहां पर चूंकि समुद्र स्तर बढ़ा है, जलस्तर बढ़ा है, इसलिए अब यहां पर जहाज चल पाएंगे और इस कारण से ये यूरोप तक पहुंचने का आसान और छोटा रास्ता हो जाएगा इस रास्ते की बजाय। इसलिए इसमें दिलचस्पी है। और ये जो है मैप आपको नजर आ रहा है, ये अलग अलग रिसोर्सेस का मैप है जो कि ग्रीनलैंड के इलाके में। लेकिन ये रिसोर्स कहां से निकल रहे हैं? ये जो तस्वीर और मैप देख रहे हैं ना मृत्युंजय आप, ये क्लाइमेट चेंज का है। यानी आर्कटिक के इलाके के अंदर बर्फ का जो पिघलना है, बर्फ का जमना मौसम के दबाव के कारण और क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन जैसे हो रहा है उसके कारण ये बर्फ की चादर धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है। और यही वजह है चिंता की भी। लेकिन इसी चिंता के अंदर, इसी आपदा के अंदर अवसर ढूंढा जा रहा है और ये आर्कटिक के नए नए रास्ते हैं जिनको लेकर अलग अलग जो चीजें हैं वो चल रही हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, एक नॉर्थ सी रूट है, एक ट्रांसपोलर सी रूट है। तो ये अलग अलग रूट बनाने की कोशिश और कवायद चल रही है। ये रूस की तरफ से बनाया जा रहा है, जो नॉर्दर्न सी रूट है ये बनाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर ये आसान हो जाएगा। आपने सवाल पूछा पुतिन का, तो पुतिन को देख लीजिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है पुतिन की, ये पुतिन की तस्वीर तब की है जब ब्रिक्स की बैठक हुई थी जी कजान के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। और इस बैठक के अंदर चीन से भी है, शी जिनपिंग भी है यहाँ पे। इस बैठक के अंदर ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी कि कैसे जो ट्रेड रूट है वो बढ़ाया जाए। और ट्रेड रूट बढ़ाने के लिए अपने ईस्टर्न रीजन को लगातार रूस बढ़ा रहा है, अपने इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और इसी के अंदर वो चीन, भारत सभी को हिस्सेदार बनाते हुए कह रहा है कि आइए इस नए रूट का इस्तेमाल करिए। ये जो रस्तों की पॉलिटिक्स चल रही है ना, चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे बढ़ा रहा है, रूस एक INSTC बनाना चाहता है जो सेंट्रल एशिया से होकर जाएगा, भारत भी उसमें दिलचस्पी रखता है। साथ ही ये नॉर्दर्न सी रूट जो बनाया जा रहा है, नॉर्थ आर्कटिक वाला, ये सारी चीजें हैं। मेन ये है कि आर्थिक और व्यापारिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाना, आर्थिक और बिल्कुल सामरिक रूप से हर कोई चाहता है। क्योंकि ये देखिए, ये जो आपको अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं ना, इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी आगे भविष्य की टेक्नोलॉजी के अंदर, चाहे वो आपका स्पेसशिप हो, चाहे आपके सैटेलाइट्स हो, चाहे आपकी गाइडेड मिसाइल्स हो, आधुनिक से आधुनिक चीजों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। इसको लेकर दुनिया के अंदर एक जबरदस्त रेस चल रही है, जिसके अंदर चीन के पास में बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का है। लेकिन ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर सोने के भी भंडार हैं, यहाँ पर जिंक के भी भंडार हैं, जस्ते के भी, यहाँ पर मैंगनीज है, यहाँ पर चांदी है, यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस है, तमाम खनिज हैं। तो तमाम खनिज है यहाँ पर ऊर्जा के साधन है। अमेरिका जो है क्लाइमेट चेंज से जूझने के बीच में जैसे ही ये रास्ता खुलता है, अमेरिका इस रास्ते के ऊपर और इन मिनरल्स के ऊपर अपना आधिपत्य बनाना चाहता है। उसको 3 बड़े लाभ हैं। उसको एनर्जी और रिसोर्स मिलेगा, उसको एक बड़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन मिलेगी और साथ ही उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलेगी जहां से वो रूस पर ज्यादा करीबी निगरानी भी रख सकता है और साथ ही अपने तरफ, अपने मेनलैंड के एरिया के अंदर जो कोई खतरा आता है तो उस खतरे को पहले ही नकार सकेगा। तो ये है इसका पूरा समीकरण। जी प्रणय, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के जंगलों में इस समय आग लगी हुई है। वो कौन सा इलाका है जहां पे आग लगी हुई है, वो कितनी भयावह आग है? केवल विवादों की आग नहीं लगी हुई है, आग वाकई में लगी हुई है खास तौर पर, और कैलिफोर्निया के इलाके के अंदर आग लगी हुई है। ये अमेरिका का वेस्ट कोस्ट का इलाका है मृत्युंजय, और इस वेस्ट कोस्ट के इलाके के अंदर इस समय जबरदस्त, अमेरिका के नक्शे को अगर आप देखें तो अमेरिका का ईस्ट कोस्ट जो है वो ठंडा होता है
और वेस्ट कोस्ट जो है वो अपेक्षाकृत गर्म होता है। तो इसलिए इस वेस्ट कोस्ट के इलाके के अंदर, खासतौर पर कैलिफोर्निया के इलाके के अंदर जबरदस्त जो है वो इस समय आग लगी हुई है। बताया जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कि कुछ जो फायर वर्कर्स हैं जो कि आग बुझाने के काम में लगे हुए थे, उनमें से एक दो के मारे जाने की खबर भी आ रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से छोड़कर पलायन कर रहे हैं और ये जो इवेंट है ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस पूरे इलाके के अंदर क्लाइमेट चेंज का असर देखा जा रहा है। एक तरफ यहां पर वॉशिंगटन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। तो आप सोचिए, एक तरफ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन के इलाके के अंदर, दूसरी तरफ जो अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है वहां पर आग लग जाए। इतनी ज्यादा जंगलों के अंदर आग तभी लगती है, हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में लगती है, तो उस समय, ऐसे समय में आग लग रही है जबकि हमारे यहाँ पर सर्दियों का मौसम है। लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर इस समय काफी जबरदस्त आग की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है और इसी के मद्देनजर जो है काफी अफरा तफरी है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। जो क्लाइमेट चेंज आपने बात की, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्या होता है और जिससे ये आग लग जाए, और आग इतनी भयावह लगे, जंगल में आग लगने का मतलब ये है कि कहाँ जाएगा। बिल्कुल, और इस तरीके की घटनाएं ब्राजील के जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में हुई है। भारत में भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के इलाकों के अंदर ये गर्मी के मौसम में ये घटनाएं और इनकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है। और ये इसके पीछे कई कारण होते हैं। मानवीय आबादी भी एक बड़ा कारण है, जंगलों का सिकुड़ता हुआ आकार भी एक कारण है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन के अंदर माना जा रहा है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। जो नक्शा मैंने अभी आपको बताया कि कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो बर्फ है, ये बर्फ धरती का बेसिकली कूलिंग सिस्टम है जो हवाओं की कूलिंग के लिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आता है। लेकिन अगर यहां पर दबाव बढ़ेगा, ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीट होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो आएंगी, तो ये बर्फ की चादर सिकुड़ती चली जाएगी। यहां बर्फ यदि कम होगी तो पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर असर पड़ेगा। समुद्र तल ऊंचा हो जाएगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जंगलों में आग लगेगी, फसलें कम होंगी, पूरा इसका एक लंबा चौड़ा इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। और जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आबादी का पलायन होता है, आबादी का दबाव बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा साइकिल है और इसके अंदर ये अपने आप में इंड्यूस भी करता है मृत्युंजय, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो बर्फ के पिघलने से भी मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है तो और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो और बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो और मीथेन गैस निकलेगी। तो ये एक दुष्चक्र जो बढ़ेगी और दुष्चक्र है। तो इस दुष्चक्र के अंदर फंसते चले जा रहे हैं हम, और ये एक बड़ा खतरा तो है ही सही, लेकिन दूसरा बड़ा खतरा इस चीज को लेकर भी है कि इन तमाम खतरों के बीच में, क्योंकि ये तो साझा खतरा है, ये तो सभी के लिए है, लेकिन उस खतरे के बीच में जो खतरा है वो विवादों का खतरा है, वो बारूद का खतरा है, वो लड़ाई और झगड़ों का खतरा है। यूक्रेन